जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे परीक्षा हॉल की जहां सिर्फ एक गलत गोला भरने पर आपकी पूरी की पूरी आंसर शीट सीधे रद्दी की टोकरी में जा सकती है। बिल्कुल। और अगर भूल से भी किसी ने अपने बगल वाले की कॉपी में झांकने की कोशिश की या कोई अनुचित साधन अपनाया तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और शायद पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीत जाए। बाप रे, ये तो मतलब सुनकर ही डर लगता है ना? और दिलचस्प बात यह है कि ये किसी खुफिया एजेंसी या सीक्रेट सर्विस की जासूसी वाली परीक्षा का नियम नहीं है। एकदम सही कहा आपने। आज 20 मार्च 2026 है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसे हम UPESC कहते हैं, उन्होंने यूपी टेट 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये जो सख्त नियम मैंने अभी बताए ये उसी के हैं। ये वाकई में बहुत ध्यान खींचने वाला है। मतलब आमतौर पे जब हम शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करते हैं तो लोग इसे बस एक रूटीन टेस्ट मान लेते हैं। हाँ, एक साधारण सा एग्जाम। बिल्कुल। लेकिन जब हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RT 2009 और NCTE के दिशा निर्देशों को एक साथ रखकर देखते हैं तो समझ आता है कि ये महज कोई सामान्य परीक्षा नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य ही राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। मतलब सरकार ये साफ संदेश दे रही है कि जो भी व्यक्ति क्लासरूम में कदम रखे वो उस भारी जिम्मेदारी को उठाने के लिए हर तरह से तैयार हो। सही बात है। तो हमारी आज के इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ इस विशाल दस्तावेज के पन्नों को पलटना या बस तारीखें बताना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाहर से देखने पर भले ही ये सिर्फ एक परीक्षा का सिलेबस लगता हो, लेकिन असल में ये एक बहुत ही बारीक ब्लूप्रिंट है। ये डिकोड करता है कि भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में भविष्य के नागरिकों को आकार देने वाले एक शिक्षक का दिमाग आखिर कैसे काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की टाइमलाइन और इसकी जो बुनियादी बातें हैं उन पर नजर डालें, तो आवेदन 27 मार्च 2026 से शुरू होकर 26 अप्रैल 2026 तक चलेंगे। ठीक है, लगभग 1 महीने का समय। हाँ, और परीक्षा की तिथियां 2, 3 और 4 जुलाई 2026 निर्धारित की गई हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो एक सबसे बड़ा बदलाव हाल के वर्षों में स्थायी हो चुका है वो है इस प्रमाण पत्र की जीवन भर की वैधता। अरे हाँ, लाइफ टाइम वैलिडिटी। मतलब एक बार परीक्षा पास कर ली तो उम्र भर वो सर्टिफिकेट काम आएगा। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है जिसे स्पष्ट करना मुझे बहुत जरूरी लगता है। हाँ, बताइए। इस परीक्षा को पास करने का मतलब ये कतई नहीं है कि किसी सरकारी स्कूल में आपकी नौकरी पक्की हो गई। मतलब इसे ऐसे समझिए कि ये एक वीजा या पासपोर्ट की तरह है। बहुत ही सटीक उपमा है ये, है ना? ये आपको चयन प्रक्रिया वाली फ्लाइट में बैठने की योग्य तो बना देता है, लेकिन नौकरी का जो असली टिकट है वो तो आपको आगे की मेरिट और अपनी मेहनत से ही कटाना होगा। ये सिर्फ पात्रता की मुहर है, नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है इससे। बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इस चयन प्रक्रिया वाली फ्लाइट में चढ़ने के लिए भी अलग अलग दरवाजे हैं। अच्छा, जैसे कि? मतलब ये पूरी व्यवस्था एक 2 टियर यानी द्विस्तरीय प्रणाली है। पेपर 1 उन लोगों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 यानी प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और पेपर 2 कक्षा 6 से 8 यानी उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है। और दोनों के लिए योग्यताएं बहुत स्पष्ट रूप से तय की गई हैं। जैसे BEd, DLEd या BTC करने वाले उम्मीदवारी इसमें शामिल हो सकते हैं। समझ गई। लेकिन एक चीज जो मुझे इस नोटिफिकेशन में बहुत बहुत व्यवहारिक और प्रोग्रेसिव लगी वो ये है कि जो छात्र अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अंतिम वर्ष में हैं वे भी ये फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मतलब उन्हें अपनी डिग्री पूरी होने के बाद 1 और साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सही कहा आपने। ये शिक्षा प्रणाली में नए और युवा चेहरों को बिना समय गवाए तेजी से शामिल करने का एक बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल। मतलब सोचे ना, जब उम्मीदवार अपने प्रशिक्षण के दौरान जो कुछ सीख रहा है उसी ताजा ज्ञान के साथ परीक्षा में बैठता है तो उसकी सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है और सिस्टम को एकदम अपडेटेड शिक्षक मिलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर, अब जब इस वीजा की मियाद जीवन भर की है तो जाहिर है कि इमिग्रेशन काउंटर पर चेकिंग बहुत सख्त होगी। ओहो, बहुत ज्यादा सख्त। आइए थोड़ा परीक्षा हॉल के अंदर के माहौल और नियमों के दबाव को समझते हैं। कुल 150 प्रश्न है और समय है
150 मिनट यानी 2.5 घंटे। सीधा सा गणित है। हर सवाल को पढ़ने, समझने और उसका उत्तर देने के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय है। सिर्फ 60 सेकंड। हाँ, और नोटिफिकेशन में मोटे अक्षरों में स्पष्ट लिखा है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ। तो मैं बिना डरे A, B, C, D पर आंख बंद करके तुक्का मार सकती हूँ। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसा करते भी हैं। तो फिर इस परीक्षा में वो सख्ती कहाँ है जिसका हम अभी शुरुआत में जिक्र कर रहे थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखने में ये एक बहुत बड़ी राहत लगती है कि आपके गलत जवाब पर अंक नहीं कटेंगे, लेकिन असली सख्ती सवालों के गलत होने पर नहीं है। तो फिर कहाँ है? वो है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन के कड़े अनुशासन में। मशीन आपके तुक्के को तो माफ कर देगी, लेकिन आपकी प्रशासनिक लापरवाही को नहीं। प्रशासनिक लापरवाही मतलब OMR शीट का मूल्यांकन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना रोल नंबर, बुकलेट सीरीज या भाषा का विकल्प भरते समय एक भी गोला गलत भर दिया, एक भी? हाँ, या फिर उसे आधा अधूरा काला किया, तो मशीन उस पूरी शीट को सीधे रिजेक्ट कर देगी। उस पर कोई मानवीय पुनर्विचार नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। रुकिए, ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण लगता है। सुनने में ऐसा लग सकता है, लेकिन नहीं, मतलब हम एक ऐसे शिक्षक को ढूंढ रहे हैं जो बच्चों के प्रति संवेदनशील हो, जो गणित या भाषा का जीनियस हो। अगर उस जीनियस शिक्षक ने परीक्षा के भारी मानसिक दबाव में बुकलेट नंबर का एक गोला गलत भर दिया, तो सिर्फ एक लिपिकीय गलती यानी क्लेरिकल एरर की वजह से हम एक बेहतरीन शिक्षक खो देंगे? क्या ये शिक्षक की गुणवत्ता मापने का सही तरीका है? मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रही हैं। ये बहस का एक बहुत ही वाजिब मुद्दा है और पहली नजर में ये थोड़ा क्रूर भी लग सकता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन इसे इस तरह से समझिए कि आयोग का नजरिया यहाँ क्या है। एक शिक्षक को सिर्फ विषय का ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें अटेंशन टू डिटेल यानी बारीकियों पर ध्यान देने की अचूक क्षमता भी होनी चाहिए। अच्छे, वो कैसे? एक शिक्षक को स्कूल में हर दिन बच्चों के अटेंडेंस रजिस्टर, उनके ग्रेड्स, स्कॉलरशिप के फॉर्म और तमाम सरकारी डेटाबेस भरने होते हैं। वहां की गई एक छोटी सी गलती किसी बच्चे का भविष्य अटका सकती है ना? ओ हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। या उसकी स्कॉलरशिप रोक सकती है। तो ये OMR शीट सिर्फ आपके ज्ञान का नहीं, आपके प्रशासनिक अनुशासन और दबाव में शांत रहने का भी टेस्ट है। मतलब आपको 1 मिनट में एक सवाल भी हल करना है और एक सर्जन की तरह सटीक भी रहना है कि कहीं कोई गलत कट ना लग जाए। एकदम सटीक उपमा दी आपने। और बात सिर्फ OMR की सख्ती तक सीमित नहीं है। जो हमने शुरुआत में बात की थी ना, 2024 का सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम। हाँ, वो अनुचित साधनों का निवारण वाला कानून। हाँ, ये कोई कागजी शेर नहीं है। अगर इस परीक्षा में कोई उम्मीदवार अनुचित साधन का प्रयोग करता है या पेपर लीक जैसे किसी रैकेट का हिस्सा पाया जाता है, तो आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। बाप रे! सरकार ने यहाँ परीक्षा की शुचिता को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है, कोई ढील नहीं। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब आप तुक्का भले ही मार लें, लेकिन अगर आपने कोई भी गलत रास्ता अपनाया तो आपकी पूरी जिंदगी दांव पर लग सकती है। बिल्कुल। और क्योंकि ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को कई शिफ्ट्स में आयोजित होने की संभावना है, तो नोटिफिकेशन में मैंने देखा कि नॉर्मलाइजेशन का भी जिक्र किया गया है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है ऐसे एग्जाम्स में। आसान भाषा में कहें तो ये एक गणितीय प्रक्रिया है। मतलब सबको बराबर करने के लिए। हाँ, मान लीजिए 2 जुलाई की शिफ्ट का पेपर बहुत मुश्किल आ गया और 4 जुलाई की शिफ्ट का बहुत आसान, जो कि अक्सर होता ही है। तो मशीन दोनों को एक समान स्तर पर लाने के लिए अंकों को एक गणितीय फॉर्मूले से एडजस्ट करेगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय ना हो, सिर्फ इसलिए कि उसे कठिन पेपर वाली शिफ्ट मिल गई थी। समझ गई, ठीक है। तो नियमों की इस अभेद्य किल्लेबंदी और इतने भारी दबाव को समझने के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वो कौन सा ज्ञान है जिसे परखने के लिए इतनी बड़ी और सख्त मशीनरी लगाई गई है। बिल्कुल। मतलब ये 150 सवालों का जो ढांचा है वो असल में दिखता कैसा है? अगर हम पेपर 1 यानी प्राथमिक स्तर की संरचना को देखें तो ये 5 अनिवार्य हिस्सों में बटा है। ओके। और हर हिस्से से 30 सवाल आते हैं। ठीक है। पहला और सबसे अहम है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। दूसरा है भाषा 1 जो कि हिंदी है और सभी के लिए अनिवार्य है। तीसरा है भाषा 2 जिसमें अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक चुनना होता है। चौथा हिस्सा गणित का है और 5वां है पर्यावरण अध्ययन यानी EVS। और पास होने का पैमाना क्या है? वो भी फिक्स्ड है। सामान्य वर्ग को 1500 में से 90 अंक यानी 60% और आरक्षित वर्ग को 82 अंक
यानी 55% लाने होते हैं। ये संरचना देखकर मुझे ओलंपिक के डेकैथलॉन इवेंट की याद आ रही है, डिकैथलॉन कैसे? जहां एक एथलीट को दौड़ना भी होता है, भाला भी फेंकना होता है और लंबी कूद भी लगानी होती है। मतलब आप सिर्फ एक विषय के महारथी होकर इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते। बहुत सही कहा आपने। ठीक वैसे ही एक प्राथमिक शिक्षक को भाषा की गहरी समझ होनी चाहिए, गणितीय तर्क आना चाहिए, पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए और सबसे बढ़कर इंसानी दिमाग कैसे काम करता है इसकी समझ होनी चाहिए। और जब हम उच्च प्राथमिक यानी पेपर 2 की बात करते हैं ना, तो वहां ये डिकैथलॉन थोड़ी विशेषज्ञता की मांग करता है। अच्छा, वहां क्या अलग है? वहां बाल विकास, भाषा 1 और भाषा 2 तो अनिवार्य हैं, जो कुल 90 अंक के होते हैं, लेकिन बचे हुए 60 अंकों के लिए दिशा बदल जाती है। गणित या विज्ञान के शिक्षकों को अपने ही विषय के 60 प्रश्न हल करने होंगे और सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जैसे विषयों के 60 प्रश्न हल करने होंगे।